हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। अब बात करते हैं आगामी एग्ज़ाम की। तो आगामी एग्ज़ाम आपका जो आने वाला है आपका एसएससी जीडी है और यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की बात करते हैं तो माना ऐसा जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके यूपी पुलिस के फॉर्म भी आ सकते हैं। और एसएससी जीडी का आपका नोटिफिकेशन पहले से ही आ चुका है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इन दोनों को फोकस करते हुए हम आपको मैथ और रीजनिंग के लिए विशेष तैयारी कराएंगे। बात करते हैं एसएससी जीडी की। तो मैंने आपके लिए मिशन मैंने ये बनाया भी है। देखिए, मैंने बनाया है आपके लिए मिशन एसएससी जीडी 2022-23, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो होगा 23 में ही जाकर कहीं ना कहीं होगा। तो इससे पहले हम अच्छे से तैयारी करेंगे तब तक। और 23 में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो मेरा मानना ये है कि अगर आप आज से लगते हैं तभी जाकर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा जो टारगेट है, मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, ये सीरीज है आपकी मिशन एसएससी जीडी। और इस एसएससी जीडी में हमने जो टारगेट रखा है, हम अपना इसमें टारगेट लेके चलेंगे। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और हम अपना टारगेट इसमें लेके चलेंगे 90 प्लस। तो मेरा टारगेट ये है कि लगभग आपके जो नंबर आने चाहिए 90 प्लस नंबर, अर्थात क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और बात करता हूँ मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग में जो हमने टारगेट रखा है वो आपका आना चाहिए भाई 25 में से 25 में से 25 मैथ में आने चाहिए और 25 में से 25 रीजनिंग में आने चाहिए। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जो हमने ये सीरीज चालू करी है एसएससी जीडी की, अगर आप मेरे साथ इसमें लास्ट तक बने रहोगे तो आपके नंबर बिल्कुल 25 में से 25 ही मैथ में ठीक जाएंगे और रीजनिंग में भी 25 में से 25 ठीक जाएंगे। इसी प्रकार बात करते हैं थोड़ा यूपी पुलिस की। तो मैं यूपी पुलिस के लिए भी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। और बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जैसे टॉपिक वाइज होता है एक सिक्वेंस में, उसके लिए भी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। वो भी आपको फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मैं उसके लिए भी आपके लिए चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में, जैसे A to Z आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, सभी एग्ज़ामों के लिए वो सीरीज़ आपके लिए होगी। तो बात करते हैं, मैं जो पहले लेके आया हूँ आपके लिए ये सीरीज एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। और ये आपका जो सेट है ये आपका मैथ्स का है। अगर बात करते हैं तो किसका है, ये मैथ्स का। ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर 2021 का है। और 2021 में बात करते हैं तो 16/11 में ये एग्ज़ाम हुआ है और ये फर्स्ट मीटिंग का आपका ये पेपर है। क्योंकि पिछली बार जब पेपर हुए थे तो आपके 3 शिफ्टों में पेपर चले थे, तो उनमें से ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्योंकि हम अच्छी रणनीति तभी मानी जाती है जब हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम फॉर्म भर देते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर में आया क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। मैं आपको 15-15 सेकंड का लगभग समय भी दूंगा। आप कोशिश करना मेरे साथ उसका आंसर मुझसे पहले लाने की, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसे जल्दी से करिए। क्या आंसर आएगा इसका। देखो, इसमें क्या करना है, आपने एक बॉड मास नियम पढ़ा होगा। और बॉड मास नियम जो है वो क्या कहता है, बॉड मास नियम जो कहता है आपका, वो कहता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना होता है, फिर ऑफ हल करना होता है, डिवाइड हल करना होता है, मल्टीप्लाई हल करना होता है,
ऐड करना होता है सबट्रैक्ट, मतलब कोष्ट का भाग गुणा जोड़ घटाना, ये सीक्वेंस में आपको करने होते हैं। सबसे पहले ये करना होता है, दो दूसरे नंबर पर ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए बॉड मास नियम पर ही आधारित है। इसमें करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करिए। ब्रैकेट को जब हल करते हैं तो इसमें क्या आएगा, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है तुरंत गुणा। तो मैं इसकी तुरंत गुणा करूंगा तो ये बनेगा 6 चौक 24 प्लस, इसमें भी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। अगर मैं 3 का डिवाइड 12 में करता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स जाएगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 चौक 24 माइनस 4 की गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। और ये प्लस के 6 है और इससे बाहर आपका 3 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, और ये 45 है माइनस। अब क्या करेंगे आप, अगर 24 में से 20 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, प्लस के 4, ये आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो प्लस के 4, 24 में 4 जोड़िए तो ये आपका आ जाएगा 28। ब्रैकेट में बात करते तो गुणा में 3 है और ये आपका 45 प्लस के 6। अब 3 की गुणा करिए, इससे कितना आएगा, तो ये बनेगा 8 तिया 24, 3 दूनी 6 8 2 8, ये 84 हो जाएगा। और ये आपका 45 माइनस और ये प्लस के 6। 45 में अगर हम 6 जोड़ते तो दोस्तों ये आ जाएगा 51, 51 और ये माइनस के 84, इसमें से इसको घटाइए तो देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 8 में से 5 को घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 3, और ये किसका आएगा, माइनस का। तो देखिए दोस्तों माइनस के 33 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे करिए, किस तरीके से आएगा इसका आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये दिया गया है 36 M पटुआ मतलब जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 M पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। तो वो कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आपका लाभ हानि से है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें बोला गया है 12 M पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का क्या हुआ है, लाभ अर्जित करता है। तो कहने का मतलब है जो लाभ डिपेंड है वो 12 M पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि पर डिपेंड है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए इसमें जो जूट बेचा गया है वो कितना है, 36 M, ये आपका जूट है, ये बेचा गया। तो आप समझ गए होंगे यही खरीदा गया होगा और यही बेचा गया है, क्योंकि जब तक हम किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते नहीं है तब तक हम क्या नहीं निकाल सकते, उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट। क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो देखो यहाँ पर जो हुआ है 12 M पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ। तो लाभ जो डिपेंड है वो 12 M पटुआ जूट के विक्रय मूल्य पर डिपेंड है। तो मैं क्या करूँगा, 1 M का जो SP मानूंगा मैं, कितना मान लेता हूँ, 1, कितना मान लिया मैंने, 1 मैंने माना, 1 M का SP कितना है, 1। तो हमें ये भी पता पड़ जाएगा तुरंत। तो इसीलिए लाभ की बात करूं तो लाभ कितने के बराबर होगा, 12 के, क्योंकि जितने का 12 M जो जूट बेचेगा, क्योंकि 1 M कितने का बिचता है, 1 का, तो 12 M कितने का बेचेगा, 12 का। तो हमें पता पड़ जाएगा जब 1 M का SP 1 है तो 36 का कितना हो जाएगा आपका, 36। और बात करते हैं 36 का, अगर मैंने बेच दिया है, 36 का बेच दिया है तो लाभ कितने का हुआ है, 12 का। अगर मैं बोलूं 12 का लाभ हुआ है और 36 की कोई चीज़ बेची गई है तो वो खरीदी कितने की गई होगी, 24 की।
तो आप लाभ परसेंट की गणना कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ कितने का, 12 का, किस पे हुआ है, 24 पे, परसेंट बदलेंगे तो गुणा 100। तो इसे काट पीट करिए, 12 दूनी 24 और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, 50 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 50%। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा राइट। तो कुछ नहीं है इसमें, एक बार फिर समझा देता हूं। 36M जूट बेचा गया है, तो आपको इसी का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, इसी का विक्रय मूल्य। आपको देखना है कि जो लाभ है वो किस पे डिपेंड है, 12M बटुआ जूट के विक्रय मूल्य पर। तो तुरंत आप 1M का क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य 1, तो इसीलिए लाभ कितने का आ जाएगा, 12 का। अगर 2 मानते तो ये आता 12 दूनी 24। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी के अनुसार भी आंसर आ जाता। तो मैंने क्या किया, जब 1M का 1 माना तो 36 का कितना बनेगा, 36। तो 36 का विक्रय मूल्य कितना होगा, 36। अब मैं बोलूं अगर मैंने कोई चीज़ 36 की बेच दी है तो 12 का लाभ हुआ है, तो बताओ खरीदी कितने की होगी, वो 24 की। क्रय मूल्य का मतलब होता है CP और विक्रय मूल्य का मतलब होता है SP। इंग्लिश में इनको इस तरीके से बोला जाता है। तो 12 बटे किस पे हुआ है, 24% बदलेंगे गुणा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए इसे करिए। इसमें जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है कक्षा 11 और कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः दे रखी है, ये आपकी 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः क्या दिया गया है, 9:5 और 8:7 है। तो दोनों कक्षाओं में मिलकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसका क्या आएगा आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए अपना आंसर क्या आएगा। चलो दोस्तों मैं बताता हूं किस तरीके से करना है ये आपको। कक्षा 9 में बात करते हैं तो कितने स्टूडेंट दिए, 42, और रेशियो कितना दिया है, 9 और 5। तो मैं टोटल रेशियो की बात करूं तो 9 और 5 कितना बनेगा, ये 14। तो 14 से किसको काटेंगे, 42 को, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 14 × 3 = 42। तो बात करते हैं कक्षा 10 की और बात करते हैं कक्षा 9 की और कक्षा 10 की। तो मैं देखो कक्षा 9 में और 10 में मैं अगर बॉयज़ की बात करता हूं तो बॉयज़ कितने होंगे यहाँ पर और गर्ल्स कितने होंगे, इसी प्रकार यहाँ पर बॉयज़ कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 3 = 27। तो बॉयज़ कितने हुए, 27, और गर्ल्स कितनी होंगी, 9 × 5 = 15। तो ये बंटवारा आपका कक्षा 9 में पता पड़ गया। इसी प्रकार कक्षा 10 में बात करते हैं तो रेशियो कितना दिया है, ये 8, 7, 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो देखिए जब 1 की वैल्यू 3 आएगी तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 3 = 24। और बात करते हैं 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 3 = 21। तो हमने कक्षा 9 में निकाल लिया यही बॉय और गर्ल्स, और कक्षा 10 में भी क्या निकाल लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बात करते हैं, इसने पूछा है दोनों में मिलाकर, ठीक है, कुल संख्या किसकी, लड़कों की और लड़कियों की, उनका क्या निकालना है, अंतर। तो मैं क्या करूंगा इधर टोटल, अगर टोटल बात करता हूं तो ये लाइन कितनी बैठेगी आपकी, टोटल कर दीजिए इनको। तो टोटल बॉयज़ की बात करते हैं तो टोटल बॉयज़ मतलब लड़के, तो टोटल लड़के कितने बैठेंगे, इन्हें जोड़िए। तो ये बैठेगा आपका 7, 4, 11 का 1, और जी 2, 2, 4 और 1, 5, 51। इसी प्रकार इनको भी ऐड कर लीजिए। तो टोटल गर्ल्स कितनी बैठेंगी, टोटल गर्ल्स लड़कियां, तो टोटल लड़कियां की बात करूं तो ये बैठेंगी आपकी, करिए इसमें, तो ये बनेगा 5 और 1 6, और 2 और 1 3, तो ये बनेगा आपका 36। अब इनका क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकाल दीजिए, अंतर कितना आएगा। तो 51 में से 36 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 4, 14, 4 जोड़ेंगे तो 40, और 11, 4, 15। तो दोस्तों ये कितना बचेगा, 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
15। देखिए वो 15 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4। तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान है, सीधा देखिए इन दोनों का योग दिया हुआ है, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों का योग दिया है 1 की वैल्यू निकल जाएगी। जब 1 की निकल जाएगी तो प्रत्येक में सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स निकाल लेंगे और उनको ऐड करके उनका अंतर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन से है, जल्दी से आंसर दीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या आएगा। कल से जो सेट लगाएंगे उसमें मैं टाइमर भी लगा करूँगा, जिससे आपको पता पड़ जाए कि 15 सेकंड हुई है या नहीं है। जल्दी करिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलो दोस्तों देखिए, इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 12% ऑफ 4%। तो ऑफ का मतलब होता है तुरंत गुणा। तो देखो 12% का मतलब होता है 12/100 और ऑफ का मतलब होता है गुणा। 4% का मतलब 4/100 गुणा 7% का मतलब 7/100 गुणा ये कितना आ जाएगा 2 और गुणा 10 की पावर 6। बात करते हैं 100 की, तो देखो 100 जो होता है ये होता है 10 की पावर 2, ये भी क्या होता है 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2। तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, 2 2 4 और 2 6। तो आपको पता पड़ जाएगा जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर 6। तो इससे तो आप समझ गए कि ये कट जाएगा पूरा। तो 100 तो खत्म हो गए। अब देखिए आप गुणा करनी है सीधी, ऊपर ऊपर वाले नंबर की करिए। तो अंशों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 चौक 48 और ये बनेगा आपका 48। 2 की गुणा करते हैं तो 48 दूनी 96 और 96 में 7 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका, सीधा आंसर यहाँ लिख देते हैं। देखो 7 छिंग 42 का 2। तो आप चेक कर लीजिए पीछे 2 किस में दिया गया है, देखो 2 इसी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तो ये बनेगा आपका 672। इससे कट जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 672। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसे करिए। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 में जो आया था SSC GD। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है, अच्छा सवाल है ये आपका, किससे है 3D से। ये क्वेश्चन किससे है आपका 3D, 2D 3D होता है तो उस पर आधारित है। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर विमाव वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आयताकार ठोस धातु है जिसमें लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो ये आपका घनाभ की तरह काम करेगी। और आप जानते हो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार बात करते हैं घनाभ बेलन की। तो बेलन के विषय में सुन लीजिए थोड़ा सा। बेलन इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका जो वॉल्यूम होता है मतलब कि आयतन, इसका जो आयतन होता है, आयतन जो होता है वो होता है आपका पाई r² h, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो किस तरीके की होती है, कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो ये आपका बेलन होता है आयतन। और वक्र पृष्ठ की बात करी जाए, वक्र पृष्ठ एरिया की बात करी जाए तो वक्र पृष्ठ जो एरिया होता है वो होता है आपका 2 पाई RH।
संपूर्ण पृष्ठ की एरिया की बात करी जाए, संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस, अब किसका देखो, ये तो हो गया आपका इसके चारों ओर जो गोल गोल होता है उसका क्षेत्रफल। अब ऊपर से बात करते हैं तो ऊपर सर्किल टाइप से होता है, मतलब वृत्ताकार होता है, नीचे वृत्ताकार। तो कितने वृत्त हो गए? दो वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, बचेगा क्या? एच प्लस आर। लेकिन ये होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर लिखा है क्या? कुल नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? केवल वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो ये वाला। तो ये इसके विषय में आपको पता होना चाहिए पहले से। और एक बात और पता होना चाहिए भाई कि जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर, जब भी किसी 3D चीज़ को पिघलाकर कोई अन्य 3D चीज़ बनाई जाएगी तो दोनों के क्या समान रहेंगे? हमेशा आयतन। क्या समान रहेंगे? वॉल्यूम। तो जैसे बात करता हूँ तो इसमें इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन। तो दोनों के आयतन बराबर लिख लेते हैं 112 गुणा 44 गुणा 25 बराबर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। बात करते हैं पाई की वैल्यू की, तो पाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 22/7 है। बात करते हैं आर की वैल्यू की, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? 35 गुणा 35, 2 बार लिख लीजिए वर्ग एन। और बात करते हैं एच की, तो एच हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो देखो एच कैसे निकालेंगे? काटपीट में चाहिए, तो ये बनेगा आपका 7 पंजे 35, 22 से इधर को काटिए, तो 22 से काटते हैं तो 22 दूनी 44, 5 से काटते हैं इसको तो ये 5 बार कट जाएगा। और काटिए इसको 5 से, देखो इसको काटिए, 5 सत्ते 35 और 7 से इसको काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 7 से काटिए कितना आएगा ये? तो ये आएगा आपका 7 एकम 7, 7 छिंग 42, तो 16 दूनी 32। तो ऐसा करने से हमें किसका मान पता पड़ जाएगा? एच बराबर 32 सेंटीमीटर। तो हमें पता पड़ गया है बेलन की हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरीके से बेलन की हाइट निकाल ली। अब क्या करेंगे? बेलन की हाइट निकालकर, अब जो इसने पूछा है आप वो भी निकाल सकते हैं। इसने पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया। तो वो क्या होगा दोस्तों? वो जो होगा आपका वो होगा 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर की बात करते तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35, और एच की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी? 32। तो काट पीट मचाइए, कितना आएगा? देखो 7 पंजे 35, अब गुणा करनी है आपको इन सभी की, तो देखो 5 दूनी 10, देखो 5 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 10 की गुणा करने से क्या बन जाएगा? एक पीछे 0। अब आपको 22 की 32 से गुणा करनी है बस, तो देखो 32 दूनी 64 का 4, और वो 10 की गुणा करने से क्या आ जाएगा? 0। तो अब आपको सिर्फ गुणा किसकी करनी थी? 32 की 22 से। तो देखो 32 दूनी 64 का 4 हासिल लगा 6, 32 दूनी 64 और 6 कितने होते हैं? 70। तो दोस्तों मैच करिए, 7060 कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 7060, एक मिनट में मिस्टेक हो गई है, 32 दूनी 64 का 4, ये 4 आएगा दोस्तों, ये जो आएगा आपका 64 का 4, और 32 दूनी 64 और 6 हासिल के 70। तो देखो ये ऑप्शन मैच करना है आपको, ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ये 3 में। तो ये आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखो ये भी आपका जो दिया गया है ये औसत चैप्टर से नहीं, ये आपका दिया गया प्रतिशत चैप्टर से। तो इसमें क्या दिया गया पढ़िए जरा और जल्दी आंसर दीजिए। इसमें दिया गया है एक बल्लेबाज ने
124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? तो ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, टोटल रन कितने बनाए उसने 124, जिसमें क्या है शामिल 6 चौके। आप जानते हो एक चौके में 4 रन होते, तो 6 चौके में कितने रन बनेंगे, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 रन तो इस तरीके से बनाए। और 10 छक्के, 10 छक्के के रन हो जाएंगे 10 गुणा एक छक्के में क्या रन होते हैं 6, 10 छक्के 60। तो इस प्रकार उसने टोटल कितने बनाए, इनको ऐड करिए तो ये बनेगा आपका 84 रन। 84 रन जो बनाए हैं उसने, ये उसने चौके और छक्के से बनाए हैं, जबकि टोटल रन कितने बनाए उसने 124। तो दौड़कर जो रन बनाए उसने रन कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है 124 में से 84 घटा देना है। तो घटाइए, जब 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, 12 में से हट गए तो 4। तो कहने का मतलब था उसने जो दौड़कर रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं 40। लेकिन इसने पूछा है ये कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आप, जो दौड़कर बनाए रन है वो ऊपर और टोटल कितने रनों में 124 नीचे, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, मैं 4 से इसको काटता हूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा 4 से कटकर, काटिए इसको, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे 10 बार, तो ये बनेगा 1000/31, 1000/31%। सॉल्व कर दीजिए। तो देखो इसमें भाग दूंगा मैं 100 में, 100 में भाग दूंगा अगर किसका 31 का, तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 बार चला जाएगा। और 31 तिया कितने होते हैं आपके, 31 तिया 93, बचेगा 7, तो ये बन जाएगा आपका 70। तो कितनी बार और चला जाएगा 2 टाइम्स। तो देखिए 32 सही करके कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा, जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 सही 8/31%। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए इस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 सेकंड में इसका आंसर करिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, समझाते समय टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि आपको पेपर में ये बहुत कम समय में करने होते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 1 मिनट में होता है, और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में हो जाते हैं। तो करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको एवरेजन लेके आना होता है और स्पीड से करना होगा। अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन अभी। तो देखो इसमें क्या पूछा है, उसकी चाल, और चाल किस में पूछी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई, तो मैं आपको बता दूं 1 मिनट ज़रा सुनना है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर जो होता है वो होता है आपका 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने सुना भी होगा मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो किसकी गुणा करते हैं, 18/5 की। तो आपको इसमें ये बात पता होना चाहिए। और चाल, बात करते हैं चाल की, तो चाल भी जानते हो आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर ये आपको पहले से ही फैक्ट पता है तो इसके लिए आप ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाओगे और बहुत जल्दी कर दोगे। तो देखो कैसे करना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है इसमें 1600 मीटर, और बात करते हैं समय की तो 4 मिनट। तो 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो ये बनेगा आपका इतना आ जाएगा। मैं इसे काट देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, और 0 से 0 कटने के बाद इसे काटिए 4 से, 4 चौक 16, और ये एक 0 आएगा, और इसे काटिए या फिर ऐसा कर लीजिए 40 बटे कितना आ गया, ये 6 मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5
5 की गुणा कर देंगे और मात्रक हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति आवर। तो देखो 6 से कट जाएगा ये 3 बार और 5 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 तिया 24, मात्रक आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पहले से 1-2 बातें पता होना चाहिए कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितने किलोमीटर प्रति घंटे के होता है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और ये पता, इसमें जो फैक्ट था एक ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, उसमें 60 सेकंड। अगर ये फैक्ट पता है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है रवि और सुमित, ये 2 नाम है रवि और सुमित, के वेतन का अनुपात दिया 4:5। यदि उनमें से प्रत्येक का वेतन 6000 बढ़ा दिया जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जो 35:40 दिया गया है इसे भी हम काट सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कटने का रेशियो 5 से काटिए, 5 7 35, 5 8 40। तो इसका मतलब क्या बनेगा, 7:8। तो बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको लिखना है प्रारंभ में एक तो रवि है और एक कौन है इसमें, सुमित। तो रवि के वेतन की बात करते हैं तो रवि का वेतन का अनुपात दिया 4 और सुमित का दिया है 5। बात करते हैं बाद में, तो बाद में जो अनुपात बन गया है, बाद में जो अनुपात बन गया है ये आपका बाद में जो अनुपात बन के आया है, ये बन के आया है 7:8। लेकिन इस अनुपात से इस अनुपात में बदलने का कारण है प्रत्येक में समान वृद्धि होना। और जब भी प्रत्येक में समान वृद्धि की जाए तो दोस्तों इसको कहते हैं वर्टिकल लेंथ का समान बढ़ना। तो वर्टिकल लेंथ समान बढ़नी चाहिए, तो आपको देखना है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, 3 की, और ये भी कितने की हो रही है, 3 की। तो समान वृद्धि हो रही है। अगर ये समान नहीं होती तो इसके अंतर की यहाँ गुणा कर देते हैं, और इसके अंतर की यहाँ गुणा करने से क्या हो जाता है, वर्टिकल लेंथ समान हो जाती है। तो हमारे इसके अनुसार क्या बढ़ रहा है रेशियो में, 3-3, और हमारे अनुसार क्या बढ़ रहा है, 6000। तो आप जानते हो 3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 6000। तो 1 की वैल्यू की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी आपकी, 2000। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो बढ़ा हुआ वेतन का मतलब है अंत में, अर्थात बाद में। तो बाद में उसका सुमित का वेतन कितना है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, इसमें जो वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 8 की। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, जब 1 की वैल्यू 2000 तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16000। चेक करिए ऑप्शन 16000 कौन सा दिया गया है, तो 16000 जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इस प्रकार है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको आकलन हो जाएगा इस पेपर को देखकर, प्रीवियस ईयर के मैथ के एसएससी जीडी के पेपर को देखकर, कि हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए अभी, और तैयारी अगर अच्छी है तो हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड भी मायने बहुत रखती है आपका एग्जाम में। तो देखिए इसमें जो बोला गया है 10वां क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपये की वृद्धि होती है, 132.60 रुपये की वृद्धि होती है, तो 10 सही 1/2% की हानि, 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो आप जानते हो हानि अगर लाभ में परिवर्तित हो रही है तो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ या कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप निकाल सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि क्रय मूल्य होता है आपका 100। मान लीजिए 10% की हानि हो रही होती तो आपकी वस्तु कितने की होती, 90 की। अगर मान लीजिए 20% का लाभ हो रहा होता तो आपकी वस्तु कितने की होती, 120 की। तो कितने की बिकती वो, 120 की। तो देखिए अगर मैं 90 में और 120 में अंतर देखता हूं तो कितने का है ये, 30 का। तो कहने का मतलब था हानि का मतलब -10 और ये लाभ का मतलब +20। तो आप डायरेक्ट भी अगर ये कहते एक माइनस का हो और एक प्लस का हो
तो माइनस प्लस के जो होते हैं दोनों में अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है हानि और लाभ जब दोनों में डिफरेंस निकाला जाता है तो वो जुड़ जाते हैं। तो दोनों में जो अंतर आएगा वो कितने का आया, 30 का। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे 20 और 10 30। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा, मुझे पता पड़ जाएगा टोटल वृद्धि कितने की हुई है। तो मुझे कुल वृद्धि अगर निकालने की बात करता हूँ, कुल वृद्धि, तो आपको ये हानि और ये लाभ दोनों जोड़ देने हैं। 10 सही 1/2% प्लस 11 सही 3/5%। कैसे जोड़ेंगे, जो ये इंटीग्रल वैल्यू है पहले आप इनको जोड़ लीजिए। 10 और 11 तो ये बनेगा 10 और 11 इंटीग्रल वैल्यू जुड़ के बनेगा ये 21। अब आपको जो जोड़ना है ये और जोड़ देने हैं जो फ्रैक्शन है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसमें एलसीएम लीजिए, 2 और 5 का 10 आ जाएगा, ये 5 बार 5 एकम 5 और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये दोस्तों आपका जो बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका 21 प्लस 6 5 11/10 और इसमें भी भाग देता हूँ तो ये एक बार और चला जाएगा। तो ये बनेगा आपका, जब एक बार चला जाएगा तो ये बनेगा 21 प्लस 1 सही 1/10%, अर्थात इसका मतलब बन के आ जाएगा आपका 21 और 1, तो ये बन के आ जाएगा कुल वृद्धि बनेगी 22 सही 1/10% की वृद्धि, जो बराबर है वो कितने के बराबर दे रखी है, 132.6 इसकी वैल्यू दे रखी है। ये सॉल्व करिए तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो 220 और 1 221/10 इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 132.60। तो बात करते हैं क्या पूछ रहा है इसका, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा आपका 100%, क्योंकि सीपी जो होता है वो कितने परसेंट होता है किसी वस्तु का 100%। तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, 132.60 गुणा, देखो 10 ऊपर को जाएगा और 221 नीचे को आ जाएगा ये, और जिसका मान निकाल रहे हैं उसकी क्या करेंगे इसमें दोस्तों गुणा। तो गुणा करनी है आपको 100 की। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा देखिए, देखो पॉइंट काटूंगा तो ये 2 0 कट जाएंगी, क्योंकि बटे 100 करेंगे इससे कट जाएगा ये। आपको बस क्या करना है, इसका भाग इसमें दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 221 का भाग दीजिए इसमें, अगर मैं भाग देता हूँ इसमें तो ये आपका जाएगा, अगर भाग देते हैं तो इसमें आप 6 टाइम दीजिए, देखिए तो ये बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका, देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये बनेगा आपका 13 26। तो 13 26 में पूरा चला जाएगा तो 6 टाइम चला जाएगा। और हमने देखा कि ये क्या है यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो इसमें जब इससे काटेंगे तो ये इससे पूरा कटेगा 60 बार, और इसमें किसकी गुणा करनी है 10 की, तो 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आएगा, इसमें 0 मिस्टेक है और ये आ जाएगा आपका 600 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 600 राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो वो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको ये दोनों ऐड कर लेनी है। मैंने तो आपको बहुत डिटेल में ऐड करके बताया, आप यहीं से सीधा कर देते 10 और 11 21, और आप 1/2 और 3/5 को जोड़ते तो बनेगा आपका 11/10, और इसका मतलब 1/10 1 सही 1/10 सॉरी, तो ये बन जाएगा 22 सही 1/10। तो टोटल वृद्धि जो हुई है 22 से 1/10 की वृद्धि, अर्थात वैसे कितने की वृद्धि, इतने की वृद्धि। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इतने परसेंट की वैल्यू इतना, तो आपको किसकी निकालनी है 100% की। तो पहले 1 की वैल्यू निकालिए, 10 इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें 100 की गुणा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, सीपी का मान। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूँ मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तरीके बहुत होते हैं करने के। अब इसमें देखो, इसमें पूछा गया है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे आप, क्या पूछा है, ट्रेन की चाल, और चाल बराबर क्या होता है अभी बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन बात करते हैं ट्रेन के लिए, तो ट्रेन की जब बात करते हैं तो दूरी जो होती है, दूरी में क्या होता है
अब ट्रेन ने पार किसको किया है? सुरंग को। तो इसमें दूरी में आएगा ट्रेन की लंबाई प्लस आपकी जो सुरंग है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाइयों का योग। तो इन दोनों की लंबाइयों का योग जोड़िए। तो मैं क्या करूँगा, 725 में 235 जोड़ दूंगा। तो जोड़िए इन दोनों को, आप ऐड करिए कितना बैठेगा। तो 5 और 5 10 की, ये बैठेगा आपका 10 की 0, और 3 और 2 5 और 1 6, और जी 7 और 2 9। तो ये बनेगा दोस्तों 960 मीटर। 960 मीटर ये आ गई कुल दूरी, अर्थात दोनों ट्रेन की और सुरंग की लंबाई। और इसे पार करने में कितना समय लगा? 48 सेकेंड। तो नीचे क्या लिख देंगे? 48 सेकेंड। आप जानते हो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो किसकी गुणा कर देंगे? इन दोनों को काट दीजिए, 18/5 की, और मात्रक आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो गुणा करिए, इसमें आंसर कितना आएगा? गुणा करिए तो काट पीट मचाइए। देखो 6 से काटता हूँ, 6 तिया 18, और 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और 8 का भाग यहाँ देते तो ये बनेगा 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, 120। 120 में 5 का भाग दूंगा तो इससे कट जाएगा 24 बार, और 24 ती 72। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 72 पर किलोमीटर आवर कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोला गया P, Q, R किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो ये बारी बारी से काम करने पर आधारित है। तो देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें बोला है एक P है और एक Q है और एक कौन है इसके अंदर? R। बात करते हैं PQR की। तो ये P जो करता है अपना काम कितने दिन में करता है? ये 10 दिन में करता है। Q की बात करते हैं तो Q जो करता है वो 20 दिन में करता है, और R की बात करते हैं तो ये करता है 30 दिन में। तो सबसे पहले आप निकालिए काम कितना है। तो काम कैसे निकालेंगे आप? इन सब का एलसीएम ले लीजिए। 10 20 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। तो कुल काम कितना माना मैंने? 60। अब इनकी पर डे क्षमता निकाल लीजिए कि पर डे कौन कितना काम कर रहा है। ये समझ लीजिए 60 रोटियाँ अगर P खाए तो 10 दिन में ख़त्म कर देता है, और Q खाता है तो 20 दिन में ख़त्म कर देता है, और R खाता है तो 30 दिन में ख़त्म कर देता है। तो पर डे भी ये खाना खाते होंगे, या पर डे कितना काम करते हैं? तो 10 छिक्का 60। तो इसकी क्षमता कितनी आई? 6 काम प्रतिदिन। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 3 काम प्रतिदिन। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 2 काम प्रतिदिन। अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है? इसमें बोला Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं। तो देखो काम कैसे हुआ है। सबसे पहले P के साथ किसने काम करवाया है? Q ने। तो देखो P और Q अगर काम करते हैं तो P और Q की क्षमता कितनी है? 6 और 3 9। तो ये कितना काम हुआ? 9। इसके बाद P के साथ जो काम करवाता है वो कौन आ जाता है? R। अगले दिन कौन आ जाता है? तो यहाँ पर कितना लगा आपका? 1 डे, और यहाँ पर भी 1 डे। तो बात करते हैं तो ये टोटल दिन हो गए आपके 1 और 1 2 डे। तो ये आपके 2 दिन हो जाते हैं। इसी प्रकार जब ये दोनों काम करेंगे तो 6 और 2 8। टोटल काम कितना हुआ? 8 और 9 17। तो ये टोटल काम हुआ है आपका 17। तो 17 काम जो होता है आपका कितने दिन में होता है? 17 काम 2 दिन में। तो इसी प्रकार एक पेयर में हमारे 2 दिन, एक पेयर कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 2 दिन में, और काम कितना हुआ? 17। तो मैं इस पेयर के थ्रू ऐसे ही कितना काम कर सकता हूँ? तो 17 का आप टेबल पढ़िए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौका 68। तो 68 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 60 से कम काम, या तो काम 60 होना चाहिए, 60 से कम। तो सीधा जो बनेगा आपका 17 के टेबल में 17 ती 51। तो कहने का मेरा मतलब है, तो ऐसे ही हमारे पेयर जो लगेंगे वो कितने पेयर लगेंगे ऐसे? तो पेयर की बात करते हैं।
पेयर की बात करते तो ऐसे पेयर कितने लगेंगे आपके 3 पेयर। 3 पेयर में आपका काम कितना हो जाएगा 17×3 = 51 काम। थोड़ी जगह इधर कम है इसीलिए बता रहा हूँ। इधर देखिए जब 3 पेयर लगे तो 3 पेयर दिन के लगेंगे तो 3 दूनी 6 दिन। तो हमें पता पड़ गया 6 दिन में आपका 51 काम खत्म हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा है आपका? शेष जो काम बचा हुआ है दोस्तों वो बचा हुआ है आपका 9। आप जानते हो जो शेष काम 9 बचा हुआ है तो नंबर किसका होगा? पी के साथ काम कौन करवा रहा होगा? क्यू। आप जानते हो पी और क्यू की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? तो एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? 9। तो 9 काम और ये पर डे करते भी कितना काम है? 9 काम। तो भैया ये 9 काम को करने में कितना दिन और लेंगे? 1 दिन। तो 1 दिन इस शेष काम जो बचा है आपका 9 इसको करने में कितना दिन और लग जाएगा? 1 दिन। तो आप समझ गए 6 दिन ये और 1 दिन ये, तो टोटल काम इस प्रकार खत्म होने में कितने दिन लगेंगे आपके? 7 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। इसमें जो पूछा गया है आपसे, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में 9,982.50 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए। 15 सेकंड में जो भी अपना आंसर बताएगा मैं उसका नाम भी बोलूंगा, जल्दी बताइए। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो आधार है वो कितना है? 10 मासिक। इसका मतलब है प्रति 10 महीने पे चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर आपका ब्याज मासिक संयोजित होता है तो दर भी मासिक होनी चाहिए और समय भी मासिक होना चाहिए। अगर आपका ब्याज छमाही संयोजित होता है तो सभी दर भी छमाही में होनी चाहिए और समय भी छमाही में होना चाहिए। तिमाही होता है तो तिमाही में होना चाहिए। तो इसमें बोला है 10 मासिक। तो देखो 10 मासिक का मतलब कैसे करेंगे, पहले आप समय देखिए, समय कितना दिया, मैं टाइम को बताता हूँ। तो टाइम जो दिया गया है, इसमें टाइम दिया गया है 2/1/2 वर्ष। मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि ब्याज मासिक में दिया और वो भी 10 मास में। तो देखो ये बनेगा आपका 2 वर्ष का मतलब हो गए 24 महीने। भाई 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24 महीने। अब ये आधा वर्ष और है, आधा वर्ष में कितने महीने? 6 महीने। तो ये बनेगा आपका 30 माह लिख सकता हूं मैं इसको। इसी प्रकार बात करते हैं 30 माह, और 30 माह को अगर मैं 10 मासिक के हिसाब से कन्वर्ट करता हूं तो इसमें ब्याज जो संयोजित होगी कै बार संयोजित होगी? 3 बार। कैसे? प्रति 10 माह, 3 बार प्रति 10 माह पर, 3 बार संयोजित हो जाएगी। इसी प्रकार दर की बात करता हूं। दर, तो दर जो दे रखी है वो दे रखी है 12% वार्षिक। 12% वार्षिक, बहुत अच्छी कैटेगरी का सवाल पूछा है। 12% वार्षिक, इसका मतलब 12 महीने में 12%, तो आपको 10 महीने की निकालनी है। तो 10 महीने की बात करूंगा तो इसीलिए 10 महीने की कितनी आएगी? इसीलिए 10 महीने की जो बनेगी वो 10% प्रति 10 माह हो जाएगी, क्योंकि प्रति बात करते हैं प्रति 12 माह कितनी है? 12%। वार्षिक में मतलब 12 महीने, तो 12 महीने में 12%, तो प्रति 10 माह कितनी हो जाएगी? 10%। तो हमने देखा प्रति 10 माह पर समय भी कन्वर्ट कर दिया और प्रति 10 माह पर क्या भी बना ली? दर। तो आप समझ गए कि संयोजन 3 बार है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, परसेंट खत्म करके। तो 10% का मतलब होता है 1/100। कैसे बनेगा? 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। तो 10 पर कितनी ब्याज मिलेगी? 1। 10 पर जो ब्याज मिलेगी 1। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। मूलधन की बात करते तो मूलधन कितना है आपका? 10, और मिश्रधन की बात करते 10 पर 1 ब्याज, तो कितना हो जाएगा? ये 11। और ऐसा
कै बार बनेगा? 3 बार। कहने का मतलब है आपका धन हर बार 11/10, 11/10, 11/10 प्रीवियस का होता रहेगा। तो मैं इसकी घात कितना कर देता हूँ? 3, क्योंकि ये प्रोसेस कै बार बनेगा? 3 बार। तो दोस्तों इसका जो रेशियो आ जाएगा वो रेशियो आ जाएगा 10 की 3 करते हैं तो ये बनेगा आपका 1000, और 11 की 3 करते हैं तो ये बनेगा 1331। तो इसमें जो दे रखा है, जो राशि दे रखी है, इतने वर्षों में इतना हो जाता है, तो हो जाने का मतलब है ये मिश्र धन। तो हमें क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपकी 9982.50, और आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी गुणा कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। देखिए 9982.50 को आपको डिवाइड देना है किसका? 1331 का, और गुणा किसकी कर देनी है? 1000 की, और हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन। तो कैसे करेंगे? देखो पॉइंट काटता हूं तो ये 2 0 कट गई, बटे 100 2 0 कट जाएंगे। अब आप इसका भाग इसमें दीजिए, इससे पूरी बार कट जाएगा। देखिए कितना टाइम्स कटेगा जल्दी से। तो ये जो कटेगा आपका दोस्तों, ये कटेगा, इसका भाग मैं इसमें देता हूं तो ये कटेगा आपका 7 टाइम्स दीजिए तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 ते 21 और 2 23, 7 एकम 7 और 2 9। तो इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो ये बचेगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5, ये बचेगा 7, 7 में से अगर मैं 1 को घटाता हूँ तो ये आ जाएगा 6, और ये बचेगा आपका 9, 9 में से 3 को घटाता हूँ तो 6, और 9 में से 9 जाएगा, ये उतार लेना आपने 5। तो इसका मैं इसमें पहाड़ा पढ़ूंगा तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा? 5 टाइम्स। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इससे जो कटेगा ये कितनी बार कट जाएगा? 75 बार, और इसमें क्या भी है? 0, तो ये आ जाएगा आपका 750 बार, और 1 0 आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों? 7500। चेक करिए कौन सा ऑप्शन दिया है? तीसरा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3rd। तो कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इससे कितनी बार कटेगा। काट लीजिए, तो इससे कटेगा आपका, कितनी बार कटा था इससे? ये कटा था आपका 750 बार। 750 की गुणा, सॉरी, इससे जो कटेगा ये इतनी बार नहीं कटेगा, पॉइंटों में आ जाएगा। जैसे वहाँ काटा वहाँ देख लेंगे आप। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको जल्दी से लगाइए। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी करिए। देखो ये कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, कुर्सी को मतलब कुर्सी है उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद कितने का बेचा जाता है? 720 रुपये में बेचा जाता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, ये कह रहा है यदि कुर्सी का आपका क्रय मूल्य अगर इतने रुपए है और इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमें पता है कि कुर्सी के अगर सीपी की बात करता हूं तो सीपी कितना दिया है? 640। क्या और निकालना है? एसपी। और इसमें जो एसपी होगा वो क्या होगा सवाल का? एमआरपी, क्योंकि इसमें बोला है अंकित मूल्य पर बेचना है। तो आपको एमआरपी निकालनी है। तो एमआरपी कैसे निकालते हैं? देखिए ये देखो 720 रुपये में बेचा जाता है। कब बेचा जाता है? 10% की छूट देकर। आप भी जानते हो छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। तो देखो एमआरपी पर आप 10% छोड़ देते हो तो कितना परसेंट में बेचोगे एमआरपी का? 90%। तो 90/100 जो कितने के बराबर दिया है? 720 के। तो मैं यहाँ से काट देता हूँ। देखो 9 8 72, 80 बार 0 से 0 कट गए, इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों ये एमआरपी जो निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा? 800। या आप डायरेक्ट भी कह सकते थे 720 में बेचना, 10% की छूट। तो 720 जो वैल्यू दे रखी है वो 90 की दे रखी है, और निकालनी किसकी है? 100 की। क्योंकि सीपी की बात करूं चाहे मैं एमआरपी की बात करूं, दोनों की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 100। तो काट पीट कर देते तो कितना आ जाता है? ये आपका 800। तो हमें एमआरपी पता पड़ गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आया आपका? 800। तो ये पूछ रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ प्रॉफिट निकालिए।
अगर कोई चीज़ इतने की खरीद कर 800 में बेची जाती है ज़्यादा में, तो कितना बैठेगा 60, 700, 160। तो ये घटाएंगे इसमें से तो लाभ आ जाएगा 160 का। इसने पूछा लाभ का परसेंट, लाभ परसेंट, तो 160 बटे 640 परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काटिए इसको, जल्दी से काट पीट मचाइए। 0 से 0 कट जाएगा, 16 चौका 64, और 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन में देखिए 25% कौन सा दिया है, 25% जो दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी आवाज़ आपको मोटी सी सुनाई देगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो देखिए ये भी बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी जीडी 2021 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन किस प्रकार है देखो, इसमें बोला गया है 89563, ये बोला गया है 89563 x 87y, ये जो किससे विभक्त है 72 से। तो अगर 72 से विभक्त है तो 72 का नियम क्या होता है, 72 का नियम आप इसको सहभाज्य रूप में तोड़ दीजिए, क्योंकि 72 का नियम इतना बड़ा नियम तो हमने याद नहीं किया। तो कितने भी बड़ी संख्या हो अगर उसका नियम बनाना है तो आप उसको सहभाज्य रूप में तोड़िए। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 9। कहने का मतलब है इसमें जो रूल फॉलो होगा एक 8 का और एक 9 का। आप जानते हो दोस्तों 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल ये होता है कि संख्या के अंतिम के अंक 3 अंक किससे कटने चाहिए 8 से। तो भाग दीजिए इसमें 8 का भाग देता हूँ तो 8 एकम 8, बचेगा कुछ नहीं, 7 उतार लिया। अब देखिए 7 में नहीं जाएगा तो 7 के संदर्भ में अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ 8 का तो देखो 8 अट्ठे 64, 8 ने 72, या तो 72 आएगा, फिर 72 के बाद क्या आता है सीधा 80। तो ये संख्या क्या है आपकी, डिजिट क्या है 7, तो 80 तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा ये 72। तो मुझे पता पड़ जाएगा कि y की जो वैल्यू होने वाली है इसमें क्या होगी वो 2। 8 का डिवाइड देके चेक कर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मुझे किसका मान पता पड़ जाएगा y का मान, 8 के रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं 9 का रूल। तो 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो मैं अंकों का योग यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे आप। अंकों का योग देखो 89563x872 ये आ गया था। अब मैं इसमें किसका रूल चेक कर रहा हूँ, 9 का रूल। 9 का रूल चेक करिए तो देखो 9 का रूल अंकों का योग 7 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 9 का 9 ये कट गया। मतलब अंकों का योग जैसे ही 9 हो जाता है तो इसका मतलब होता है 0 हो जाना। तो देखिए अब इसमें बचा है क्या आपका 8 और ये बचा 8 5 13, 13 और 8, 13 और 8 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा आपका 21। तो इन सब का जो योग बना है वो बना 21 प्लस x डिवाइड बाई 9। इसको भी जोड़ लीजिए, इसका भी डिजिट सम कर दीजिए, 2 और 1 3 प्लस x डिवाइड बाई 9। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये 9 से कट जाए। तो आपकी समझ में आ गया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तो हमें x का भी मान पता पड़ गया, x की वैल्यू 6 होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। तो मैं वहाँ पे वैल्यू अगर रखता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए 7 गुणा x का मान रखिए, x का मान कितना है 6, तो ये बनेगा 6 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 2। तो घटाइए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 6 42 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 42 में से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 36। 36 का वर्गमूल की बात करें तो कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आ जाएगा दूसरा। किसका आंसर आ जाएगा 6। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर
क्रम से 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, सीधा इसे ऑप्शन से करिए। ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाइए, बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इस संख्या की, तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें मैं जिसका मैं इसमें भाग देता हूँ तो शेष कितना बचना चाहिए, 7। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3, 9, 8 में भाग देने पर अगर 7 शेष बचता है, इसका मतलब इस पर 7 फालतू है, तो इसमें से अगर मैं 7 घटा देता हूँ तो बनेगा ये 391, 391। तो कहने का मतलब है ये आपकी वो संख्या आ जाएगी दोस्तों जो क्या होगी, पूरी पूरी बार विभाजित। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है, वो ऑप्शन पहचानना है कि मैं अगर 391 में उस ऑप्शन का भाग दूं तो पूरी पूरी बार कट जाए। तो चेक करिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए जैसे 17 की बात करते हैं, मैंने ऑप्शन लिया ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है आपका, 17 17 का भाग देता हूं तो 17 दूनी 34, बचेगा कितना, 5 51, 17 3 51। तो मैंने देखा 17 से पूरी बार कट रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, फर्स्ट आंसर। इसी प्रकार आपके दिमाग में आ रहा होगा 15 से क्यों नहीं चेक किया। 15 से भाग देंगे तो आप भी जानते हो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 15 में 3 का और 5 का रूल होता है, और 5 का रूल ये कहता है कि जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होगा मैं उसी को काटूंगा। तो ये भी नहीं अप्लाई होने वाला। 19 की बात करते हैं तो देखो 19 दूनी 38, 1 बचेगा 11। 1 मिनट रुकिए। इसी प्रकार अगर 11 की बात करते हैं तो 11 से भी नहीं कटेगा, 11 3 33, 6 बचेगा, 61 नहीं जाता। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 17, राइट आंसर। बेस की बात करते तो बेस से करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बाकी जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बेस भी बताया जाएगा किस तरीके से करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, पढ़िए। इसमें बोला गया ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में इतने % की वृद्धि, 5 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात करना है। तो देखो इतने % की वृद्धि, पहले इसका मतलब समझिए, पहले मैं इसको फ्रैक्शन में बदल देता हूँ, भिन्न में। तो बनेगा 5 दूनी 10 और 1 11/2, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, क्योंकि मैं आपको बता दूं 1% का मतलब होता है, परसेंट की खुद की जो वैल्यू होती है, परसेंट की खुद की वैल्यू होती है 1/100। तो मैं परसेंट खोलूंगा तो बटे 100 कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 11/100 दूनी 200। तो कहने का मतलब है 200 पर कितने की वृद्धि, 200 पर 11 की वृद्धि। तो ये बन जाएगा आपका 211/200। इसमें जो बोला गया है ये वृद्धि किसके मान में हुई है, बी का। तो बी का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है, 7। 7 का अगर मैं 211/200 निकालता हूं तो इसका मान कितना बन के आ रहा है, 147,700। काटिए इससे कितनी बार जाएगा, तो देखो 7 का भाग दीजिए इसमें, ये आएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये 00। अगर इससे काटता हूँ तो ये 1 टाइम्स और ये आपका कटेगा 1 टाइम्स और 00। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो दोस्तों वो आ जाएगी आपकी 200 की गुणा 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000। जब 1 की वैल्यू 20,000, तो इसने पूछा था ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना दिया गया है इसमें, 6 रेशियो। तो इसीलिए ए का वेतन बराबर 6 गुणा 20,000 गुणा करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 6 दूनी 12, 4 0। तो देखिए 12 के बाद 4 0 किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। इसमें दिया गया है 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रम से 2 और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन कैसा है, बराबर। तो इसे कैसे करेंगे आप, ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है।
मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक जो भाग है वो आपका P1 है और दूसरा भाग क्या है आपका P2 है। एक भाग मूलधन P1 है और दूसरा भाग मूलधन P2 है। अब इसमें जो बोला गया है 5% क्या है वार्षिक दर और समय कितना है 2 वर्ष। तो मैं आपसे बात करूं तो ब्याज जो बनेगी परसेंट में 5% वार्षिक का मतलब हुआ 1 साल में 5%, तो 2 साल में 5 दूनी 10%। तो दोस्तों 10% तो हो गई साधारण ब्याज, और तुमने धन जब दिया होगा तो 100% दिया होगा, तो 100% मूलधन और 10% ब्याज। तो वो व्यक्ति आपको आपके धन का कितना परसेंट देगा 110%, 100% मूलधन और 10% ब्याज। तो इसका तो लिखना है आपको 110% बराबर, क्योंकि बराबर बोला है, ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। ये क्या है आपके मिश्र धन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो दूसरा मिश्र धन निकालिए P2 का, ये बनेगा आपका ब्याज। देखिए 4 साल में 5 चौक 20% ब्याज और 100% मूलधन, तो ये बनेगा इसका 120%। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जीरो से जीरो भी कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं P1/P2 की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा आपका 12 बटे, इसको इसके नीचे ले जाइए 11, तो P1 का मान 12 आ जाएगा और P2 का मान 11 आ जाएगा। तो टोटल बताइए, टोटल की बात करता हूँ तो टोटल जो बनेगा ये बन जाएगा 23। तो 23 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 27, कुल धन 2760, ये आपको 2760 दे रखा है। तो इसमें मैं यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक बार कट जाएगा, इसे काटिए तो ये कटेगा आपका 23 एकम 23, बचेगा 4, 46, 23 दूनी 46, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 120। तो आपको जो निकालना है कौन सा भाग निकालना है, दूसरा भाग। दूसरा भाग का मतलब किसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू। तो इसीलिए P2 बराबर वो आपका आएगा 11 गुणा 120, गुणा करिए 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 की गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा 132 जीरो। तो देखो 1320 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 1320 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 1320। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो दिया गया है ये भी आपका काफ़ी इजी था, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये आपका सिंप्लीफिकेशन से ही है। तो देखो इसमें करना क्या है, बॉड मास के नियम से ही सबसे पहले आप करोगे डिवाइड। तो देखो डिवाइड जो जहाँ जहाँ दिख रहा है, डिवाइड जहाँ जहाँ दिख रहा है वो करिए। देखो तो ये दिख रहा है आपको 6 में 3 का डिवाइड, तो कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। और देखिए डिवाइड कहाँ है, ये रहा 5 का डिवाइड 45 में दीजिए तो कितनी टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, मतलब 9 बार। डिवाइड खत्म हो चुका है, अब आप गुणा कर सकते हैं और जोड़ घटाना भी कर सकते हैं उसके बाद। तो 7 तिया ये बनेगा 21, प्लस का सिंबल है। अब ये जो बना है आपका 5 माइनस, ये आपका रिजल्ट आया था 2, ये माइनस के आपका 9 है, और ये जो रिजल्ट आया था इसके बाद प्लस का सिंबल है, ये 9 है, और इसके बाद जो आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका गुणा 4 माइनस के 45। ये आपको सॉल्व कर देना है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये आपका आ जाएगा देखो 21 और 5 26, और ये माइनस के बैठेंगे आपके 9 और 2 11, और ये बनेगा 9 चौक 36 माइनस के 45। तो माइनस माइनस के और प्लस प्लस के एक जगह कर लीजिए। 6 और 6 12 का 2, बात करते हैं इसकी 3 और 2 5 और 1 6, तो ही बैठेगा 62, और माइनस माइनस का जो बैठेगा 45 और 11 एक जगह जोड़ लीजिए तो बनेगा दोस्तों 56। 62 में से 56 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 राइट आंसर। तो देखिए 6 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है ये पूछा गया है अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। तो एक तो है इसमें अनु, एक तो दिया है इसमें अनु,
और एक नाम दिया है बिन्नी। इन दोनों में जो बोला गया है कि बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, इसका मतलब अगर बिन्नी की क्षमता 1 है तो अनु की क्षमता कितनी है, 4। तो दोस्तों ये हो जाती है आपकी WE, इसको कहते हैं वर्क इफिशियंसी। और वर्क इफिशियंसी का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, कार्य क्षमता। तो ये होगी आपकी कार्य क्षमता। और फिर बोला है इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। तो भाई मैं यहाँ से कुल काम भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है अनु काम करता है 4 और बिनी जो काम करता है पर आवर 1। तो दोनों मिलकर टोटल कितना काम करते हैं, तो कुल काम हम निकाल सकते हैं। तो दोनों की कुल क्षमता बताइए, कुल काम कैसे निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों की क्षमता पता होना चाहिए। तो 4 और 1 5 गुणा कितने घंटे में करते हैं, 7 घंटे में। तो क्षमता आ जाएगी, कुल क्षमता की गुणा कर देंगे तो बनेगा 7 पंजे 35। तो कुल काम कितना हो जाएगा 35। अब ये कह रहा है अकेले किसको करना है, ये अनु को। तो इसीलिए अनु अकेला जो करेगा इसको, अनु अकेला। समझ में आ गया होगा कितने समय में करेगा, 35 बटे अनु की क्षमता कितनी है 4 घंटा। चेक करिए 35 बटे 4 घंटा। रोबिन कितने कौन से ऑप्शन में दिया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आ गया आपका, क्या आया देखिए 35 बटे 4 आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। देखो ये जो दिया गया है आपका 2D से है और इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, एक वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का। बात करते हैं इस त्रिभुज के बारे में, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा की घात 2। बात करते हैं इसके परिमाप के बारे में, तो परिमाप जो होता है दोस्तों वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या, अगर मैं ए मान लेता हूँ तो 3 है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई जो होती है वो होती है √3/2 गुणा भुजा। ये क्या होती है इसकी ऊंचाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, जब आपको रेगुलर क्लास कराई जाएगी तो उसमें ये आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें जो दिया गया है, परिमाप दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ 3a की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 36√3 परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग। अगर मैं यहाँ से भुजा निकालूं तो भुजा आ जाएगी, इससे इसको काटिए तो यह आ जाएगा 12√3। इसी प्रकार इसने जो पूछा है इसकी ऊंचाई पूछी है, तो दोस्तों ऊंचाई अभी बताई थी मैंने। त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वो होती है √3/2 गुणा भुजा। तो √3/2 भुजा की बात करते हैं, तो भुजा जो दे रखी है वो अभी निकालिए 12√3। काटिए इसको, 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम, और √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6×3 = 18। चेक करिए इसका 18 आंसर आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है, ये आपका औसत से वर्गमूल से दोनों चैप्टरों से मिक्स करके पूछा गया है। तो इसमें करना क्या है जरा ध्यान दीजिए। इसमें बोला है 2 संख्याओं का औसत। मान लीजिए आपकी 2 संख्या, एक a है और एक b है। औसत कैसे निकालते हैं, a + b/2 बराबर कितना दिया है 13। अगर मैं यहाँ से a + b की बात करता हूँ तो 13 दूनी 26, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर। एवरेज कितना दिया है इसमें 13 और नंबर कितने हैं 2, तो 13 दूनी 26, तो ये 26 आ जाएगा। इसी प्रकार गुणनफल की बात करते हैं, तो गुणनफल का वर्गमूल, तो गुणनफल का जो वर्गमूल है, गुणनफल ऐसे करेंगे और इसका वर्गमूल का सिंबल ये रहा, वो कितना दिया है 12।
तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों ओर का वर्क करूँगा तो ये आपका ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए बी बराबर, बात करते हैं तो 12 का वर्ग 144। तो आप खुद ही एनालिसिस करिए इसमें कि जोड़े तो 26 आए और गुणा करें तो 144 आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखो 144 की बात करते हैं तो 144 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 72 गुणा 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 26 थोड़ी बैठ जाएगा योग। 144 आप देखते हो 18 के टेबल में भी आता है, तो 18 की बात करते हो तो 18 मट्ठे कितने होते हैं, 18 मट्ठे 144 होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि योग कितना आना चाहिए 26। तो देखना जरा 18 मट्ठे 144 और योग भी बात करता हूँ तो इनका योग निकालते हैं तो दोस्तों कितना आ रहा है 26। तो आप एनालिसिस भी मतलब माइंडली सोच भी सकते हो कि इस तरीके से हो सकता है। तो हमने देखा कि अगर ये शर्तें फॉलो हो गई तो हमें पता पड़ गया ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ए का काम कर जाएगी या बी का, ठीक है। एक इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी और एक बी की। तो इसने जो पूछा है, क्या पूछा है, इनका अंतर। तो इनका अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो 18 और 8 का अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा 10 आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये भी औसत पर आधारित है। इसमें बोला है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से क्या पढ़ा गया है 42, तो सही औसत ज्ञात करें। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, एक तरफ तो लिख लीजिए सही और एक तरफ लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए गलत। देखो सही में क्या पढ़ना था, सही में देखिए, सही की बात करता हूँ तो सही में जो हमें पढ़ना था, सही में लेना था 142, लेकिन हमने उसे गलती से क्या पढ़ा है 42। अगर आप गलती को सुधारोगे, हमेशा सही की तरफ देखना, अगर आप गलत को सही करोगे तो आप भी जानते हो 42 को अगर मैं 142 करूँगा तभी तो सही होगा। तो सही करोगे तो बताइए ये 42 को कम करना पड़ेगा 142 करने के लिए या अधिक करना पड़ेगा। तो हमें पता पड़ी है अधिक करना पड़ेगा। कितना अधिक करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो दोस्तों 100 अधिक करना पड़ेगा। अगर आप 42 में 100 और अधिक कर देते तो आपकी त्रुटि सुधर जाती। तो वैसे अधिक कितना करना पड़ेगा 100। अगर योग में 100 अधिक करना पड़ रहा है तो एवरेजन में कितना करना पड़ेगा, मैं इसको एवरेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर बात करता हूँ एवरेज की, तो एवरेज में जो कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 100 बटे संख्या कितनी है 10। 10 जगह बांट दीजिए, 10 जगह अगर मैं इसका विभाजन कर देता हूँ तो ये कितने की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों +10 की। तो एवरेज वृद्धि कितने की हो जाएगी 10 की। तो सही अगर औसत करते हैं तो वृद्धि हो जाएगी 10 की। तो ये कितना दिया औसत, बेकार औसत गलत वाला 46। 46 में कितने की वृद्धि कर देनी है 10 की। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 56। देखिए 56 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए पहले उसकी कीमत कितनी है 14,500, लेकिन दिवाली का जो ऑफर आया उसके बाद घटकर उसकी कीमत रह गई है 11,890। तो बताइए छूट कितनी हुई। ये जो छूट हुई कैसे पता पड़ेगी, इसमें से इसको घटा दीजिए तो हमें छूट पता पड़ जाएगी। तो देखो 10 में से 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 9 घटाएंगे नहीं जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1, ये आपका 4, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, ये आपका बचेगा आपका 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो ये छूट दी गई है वो कुल छूट दी गई है 2610 की। इसने पूछा है छूट प्रतिशत, तो इसको मैं प्रतिशत में बदलूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे, डिस्काउंट परसेंट बराबर
2610 की जो छूट दी गई है वो किस पे दी गई है? 14,500। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। जल्दी से काट पीट मचाइए, आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए क्या आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मैं 5 से काटता हूँ तो 5 से कटेगा ये दोस्तों 29 बार, और 5 से इसको काटते तो 25, 1 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 29 से काटिए इसको, 29 से कितनी बार कटेगा? तो 29 से जो कटेगा तो ये जो कटेगा 29 से ये कट जाएगा आपका, काटिए 18 बार, तो ये कटेगा आपका 18 बार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 18%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ फिर अगली सीरीज लेके आएंगे रीजनिंग की, उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे मिक्स, और प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ पेपर है उसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके कुल मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचा तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये लाभ हानि से दिया गया है। तो आपने देखा होगा लाभ हानि से भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो क्या करना है आपको, इधर लिख लेंगे सीपी और इधर लिख लेंगे आप एसपी। तो देखिए बात करता हूँ सीपी की, तो माना अगर मैं सीपी की बात करता हूँ, माना आपका वास्तविक सीपी क्या है 100, मैंने माना वास्तविक सीपी क्या है 100, तो ये कह रहा था 20% लाभ पर बेचना, तो बताइए कितने की बिचेगी वो 120। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी गई है और आप 20% लाभ पर बेच रहे हो तो कितने की बिचेगी 120 की। फिर कह रहा है यदि उसने इसे मूल कीमत से 20% कम पर खरीदा होता, तो वो कह रहा था कि चीज़ अगर 100 की ना खरीद कर, कॉस्ट प्राइस 100 ना होकर उसका कितना होता 20% कम, तो दोस्तों कितना आएगा ये 80। तो सीपी कितना बनेगा 80। फिर कह रहा था तो इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचा हो तो उसे 25% का लाभ होगा। तो उसने जो है इमेजिन किया कि वो चीज़ कितने की होती 80 की, और इमेजिन करते करते वो कह रहा है कि उसे 25% का क्या हो रहा है लाभ। तो बताइए 80 पर अगर 25% का लाभ होता है तो वो चीज़ बिचेगी कितने की। देखो 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/25 चौका 100, क्योंकि 25/100 25 चौका 100, 4 पर 1 का लाभ। तो इसका आपको जो निकाल देना है वो निकालना है 5/4। तो 4 से क्या बार कट जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100, तो ये आपका बन जाएगा 100। तो पहले सीपी 100 था तो बेच रहा था 120 की, अब सीपी कितना है यदि 80 तो बिच रही है वो 100 की। तो देखिए ये इससे कितना कम है, ये एसपी जो है इस एसपी से कितना कम है जल्दी बताइए। कम कितना है 20, और वैसे रुपए में कितना कम है 10। तो 20 की वैल्यू क्या रुपये दे रखी है कम 10 रुपये। तो बात करते हैं 1 की वैल्यू की, तो 1 की वैल्यू बनेगी 10/20 1/2। इसके नीचे इसको ले जाएंगे 20 को, 1/2 रुपये। तो इसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य 2 है तो इसका मतलब वास्तविक वाले का मतलब जो शुरू में माना है हमने। तो इसीलिए मेरे भाई सीपी बराबर जो होगा वो आएगा आपका 100 गुणा 1/2, कितना आ जाएगा ये 50 रुपये। तो इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य था वो क्या रुपये है 50 रुपये। तो चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब जो बात करते हैं, मैं आपके लिए अब दूसरी सीरीज जो चालू करूंगा वो रीजनिंग की, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर। तो आपको मैथ और रीजनिंग की पर डे कोशिश करेंगे, पर डे आपको एक सीरीज मिलती रहे, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। और जो अभी सीरीज जो होने वाली है, प्रैक्टिस सेशन जो रहने वाला है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्योंकि मैं फिर बताता हूँ अच्छी रणनीति वो होती है जब हम प्रीवियस ईयर लगा के चलेंगे। तो पहले हमें प्रीवियस ईयर लगाना है, उसके बाद फिर और भी प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे इतनी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपकी रीजनिंग की आने वाली है। तो मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।